हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों, ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही आपको यहाँ पर नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ हमारे अदर चैनल है जिस पर कुछ अदर सब्जेक्ट्स मिलते हैं। उनका पूरा डिटेल किस चैनल पर और कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर हमारा बच्चों क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 10th का लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक्सक्रीशन चैप्टर, ह्यूमन एक्सक्रीशन चैप्टर। और उसमें पिछले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? किडनी के बारे में, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किस तरीके से किडनी काम करता है पूरी तरीके से। मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी आपको मैंने बहुत सारा फंक्शन बता दिया था। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन के साथ साथ हमने किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और किस तरीके से किडनी काम करके यूरिनरी ब्लैडर में किस तरीके से यूरिन को भर देता है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेफ्रॉन। ठीक है, अब नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको वापस से थोड़ा बता रही हूं, अदरवाइज आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन, ये जो आप देख रहे हैं नेफ्रॉन, ठीक है, ये नेफ्रॉन क्या है? ये नेफ्रॉन बच्चों ये यूनिट है, मतलब किडनी के अंदर जब हम किडनी को काट करके और जब उसको आप देखेंगे ना उसके अंदर, तो किडनी के अंदर बहुत ही छोटी छोटी सी मशीनें होती हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो जो छोटी मशीनें हैं ना उसमें से एक मशीन यही है ना, ये एक मशीन का यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, इट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ऐसे ऐसे कितने नेफ्रॉन होंगे एक किडनी में? तो बच्चों एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख के करीब, ठीक है, अबाउट 10 lakhs इसमें ये मशीनें लगी होती हैं। तो अबाउट 10 lakhs मशीनें एक किडनी में, अबाउट 10 lakhs मशीनें दूसरे किडनी में, तो लगभग कितने हो गए? लगभग 20 लाख ये मशीनें होती हैं और इनका ही काम होता है यूरिन बनाना। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना, ये इन किडनी का, इन नेफ्रॉन्स का काम होता है। तो ये छोटी मशीनें किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में आज हम जा रहे हैं स्टडी करने। बाकी बच्चों, यदि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझनी है, पूरा कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पिछले पर बेस ये वाला वीडियो है। ठीक है, पिछला जब तक आप नहीं देखेंगे सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगी, तो आप उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी कि अब हमारा यहाँ तक बात डन हो गई थी कि अच्छा ये मशीनें फिल्टर करती हैं, फिल्टर करने के बाद ये इसको दे देती हैं, इस पैकेट में आ जाता है, इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। और अब हम बस सीधे देखेंगे कि वो मशीन जो छोटी है वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो ये जो छोटी मशीन है, इस मशीन को आप देख रहे हैं यहाँ से, है ना, ये जो छोटी मशीन है जो कि ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करती है, इस मशीन को हम बोलते हैं टेंटन नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन अपने आप में एक बहुत ही मैजिकल छोटा मशीन है, छोटा है बट धमाल का है। ठीक है, तो एक छोटा मशीन है नेफ्रॉन। अब ये किस तरीके से फिल्ट्रेशन करता है, इसका काम भी काफी अद्भुत है जो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो नेफ्रॉन जो है ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का ये स्ट्रक्चरल, किडनी पूरी स्ट्रक्चर ही किडनी का आप देखेंगे तो वो नेफ्रॉन पर ही बेस है। यानी कि किडनी के अंदर खोलते ही, जैसे ही आप किडनी के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर आपको ये छोटी छोटी मशीनें ही मशीनें, हर तरफ यही छोटी छोटी मशीनें दिखाई देती हैं। तो पूरे किडनी का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को फॉर्मेशन करना। तो एक्चुअल में ये फंक्शन कर कौन रहा है? तो ये फंक्शन कर कौन रहा है बच्चों? ये फंक्शन कर रहा है हमारा नेफ्रॉन। तो फंक्शन भी वही कर रहा है, हर मशीनों के काम को ही ऐड कर दिया जाए, वो किडनी की हाथ है। ठीक है ना, किडनी के इस किडनी के 10 लाख हाथ है। ठीक है, इस किडनी के लगभग 10 लाख हाथ है। तो ये किडनी ने अपने हाथों को फैला रखा है और पूरे के काम का क्रेडिट किडनी को जाता है। तो उसमें से एक हाथ जो काम करता है वही सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए किडनी का सारा काम जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअल में ये नेफ्रॉन करते हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है कि किडनी क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है। तो इस तरीके से किडनी को, नेफ्रॉन क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है। इस तरीके से हम नेफ्रॉन को क्या कह सकते हैं कि नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और किडनी जो काम करता है एक्चुअल में वो काम किडनी नहीं, पूरे किडनी ही कर रहा है। वैसे किडनी के अंदर वो मशीन जो है वो एक्चुअल में ये काम कर रही है जिसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, और हर एक नेफ्रॉन अपना
इंडिपेंडेंट यूनिट है ना। हर एक नेफ्रॉन इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी कि एक नेफ्रॉन ने अगर वो काम ले लिया है, एक नेफ्रॉन को अगर थोड़ा सा ब्लड मिल जाता है कि लो इसको फिल्टर करो, फिल्टर करके इसमें से यूरिन निकालो, तो एक नेफ्रॉन को जो काम मिलेगा ना, वो काम उसको इंडिपेंडेंट करना है, मतलब खुद ही वो काम करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि उसने थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा किसी और से हेल्प कर ली, ले लिया, किसी बगल वाले से और हेल्प ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक नेफ्रॉन को जो भी काम दिया जाता है, उस नेफ्रॉन को ही वो काम करना पड़ता है, उस ब्लड को पूरा फिल्टर करना, मतलब काम को शुरू से लेकर के लास्ट तक ये नेफ्रॉन अकेले ही करता है, ठीक है, जो इसका अपना खुद का काम होता है। उसमें ये किसी दूसरे नेफ्रॉन का हेल्प नहीं लेता है, इसलिए हम नेफ्रॉन को कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट यूनिट है। अब हम सीधे आ जाते हैं बच्चों नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का आपको 2 पार्ट इसमें आपको दिखाई देगा। पहला तो हमको नेफ्रॉन का दिखाई दे रहा है बच्चों ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कप की तरह से यहाँ पर ये है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। आपको बार बार इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों? इसका नाम बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल, ठीक है। तो एक जो ये कप की तरह से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। इस एक डायग्राम में, यहाँ पर बोर्ड पर आपको जो पूरा ये एक डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें टोटल इसका फंक्शंस, इसके नाम, इसका स्ट्रक्चर, सब कुछ आपका इसी एक डायग्राम में ही कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है? बाउमन कैप्सूल। ये जो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। उसके बाद ये नेफ्रॉन, देखिए आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बनाना भी बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, यहाँ से शुरू करिए, ठीक है। यहाँ से इसको बनाएंगे, इस पाइप को लेकर के यहाँ से घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद इस पाइप को थोड़ी पतली कर देंगे, पतली करके यू शेप में ले आएंगे। उसके बाद वापस इसको यूं ले जाएंगे, ठीक है, एक टर्न वापस मारेंगे। एक टर्न मारने के बाद अब हम क्या करेंगे? एक ये ट्यूब बनाएंगे। इस ट्यूब में जगह जगह से इसको हम ओपन करते जाएंगे कि यहाँ पर दूसरे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बनाना बहुत ही आसान होता है। ये तो हमारा मेन बेस हो गया, इस तरीके से ड्रॉ करके। उसके बाद ये डक्ट वाला मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे कवर करना है, कैसे बनाना है। तो ये ड्रॉ जैसे मैंने किया है, इसको ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप अगर इसको प्रैक्टिस है आपकी, तो आप इसको फटाफट ड्रॉ कर लेंगे ना, फट से इसको एक बार में ये शेप में तैयार हो जाता है। तो बच्चों नेफ्रॉन का जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि नेफ्रॉन की जो ट्यूब है, ये इस मशीन की का स्ट्रक्चर आगे कैसे। बच्चों ये बाउमन कैप्सूल यहाँ से आएगा और यहाँ से आकर के यहाँ पर क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा टर्न हो रहा है, ठीक है। ये जो इसका टर्निंग पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको आप शॉर्ट में इसको पीसीटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्न होता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बार बार आपको नाम याद करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से जब हम बनाना शुरू करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ट्यूब हमारी ये पतली हो जाती है और यू शेप में इस तरीके से हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये पतला हो जाएगा और पतला होकर के ऐसे ये यू शेप में जाता है, ठीक है। इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको आप लूप ऑफ हेनले बोलेंगे या इसको हेनले लूप भी आप कह सकते हैं, ओके। जब ये हेनले लूप बच्चों नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग हेनले लूप। अब आप इसको डिसेंडिंग हेनले लूप, केवल हेनले लूप भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज यदि आपको नाम याद हो जाता है तो आप इसको बता सकते हैं कि ये हेनले लूप का नीचे की तरफ उतरता हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग हेनले लूप। अब जब हेनले लूप यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंडिंग हेनले लूप, ठीक है। तो हेनले लूप को भी आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बोल सकते हैं कि हेनले लूप नीचे के साइड में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग हेनले लूप, और हेनले लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एसेंडिंग हेनले लूप। जब ये पाइप यहाँ हेनले लूप के बाद वापस ये पाइप जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जितना ये थिक, ये इसका ल्यूमेन जितना है उतना ही इसका भी ल्यूमेन है। अब यहाँ से आने के बाद वापस से ये इस तरीके से टर्न होता है, जैसा कि टर्न ये स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है। क्योंकि कम जगह में, कम स्पेस में और बहुत इतना लंबा ट्यूब इसको एडजस्ट करना है, तो इस वजह से क्या होता है कि ट्यूब यहाँ पर ये टर्न होकर के रहते हैं, ठीक है ना, क्वाइल्ड होकर के रहते हैं, आपस में पूरा इस तरीके से उलझ करके रहते हैं ना, तो क्वाइल्ड होकर के इस तरीके से इस शेप में रहते हैं। तो यहाँ पर वापस ये ट्यूब जो है ये टर्न मारता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिस तरीके से हमने इसको क्या बोला था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चूंकि ये टर्न कर रहा है तो इसको हमने कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला। ये भी वापस से यहाँ पर टर्न हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नजदीक था, पास में था, ठीक है ना, पहले आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये दूर है, बाद में आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ओके तो इस तरीके से आपने यहाँ तक का नाम पढ़ लिया। मैं पूरा नाम आपको बच्चों वीडियो में ही मतलब हम पढ़ते पढ़ते बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। और ये सारे नाम जो है ना ये आपको टफ लग रहे होंगे, बट इसमें टफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको ईजिली समझ में आएगा। जो सारा लिखा हुआ है उन सबको एक साथ नहीं देखना है, बारी बारी से देखना है। बस जितना पढ़ रहे हैं, जिस पार्ट को फिलहाल समझ रहे हैं, सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। सारा देख करके बिल्कुल डरेंगे नहीं कि इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा हैवी डायग्राम बना है, कुछ भी हैवी नहीं है। जब हम शुरू करते हैं ना, सिर्फ मैंने अभी आपको केवल बताया कि यहां से स्टार्ट करिए और यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां से और यहां तक बनाइए, ठीक है। इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो ये डायग्राम हमने जहां तक बनाया ना, अभी फिलहाल आप उतने पर ही फोकस करेंगे, ओके। उसके बाद बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ये ट्यूब जाकर के एक ये इस मेन ट्यूब में ऐड हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारा मेन ट्यूब होता है इसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ट्यूब क्या है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब कि ये मटेरियल को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ये जो हमारा है एक नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन ने अपना जो कुछ भी बनाया, इसके पास ब्लड आया था, इस नेफ्रॉन ने उस ब्लड को फिल्टर किया था। फिल्टर करने के बाद इसके पास जो भी फिल्ट्रेट आया था, जो मटेरियल इसने बनाया, वो मटेरियल यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए ला करके इसने इसमें डाल दिया, ठीक है। जिस तरीके से ये नेफ्रॉन अपना मटेरियल इसमें डाल रहा है, उसी तरीके से दूसरे नेफ्रॉन भी अपना मटेरियल यहां डालेंगे, तीसरा नेफ्रॉन अपना मटेरियल यहां डालेगा, ठीक है, चौथा नेफ्रॉन अपना मटेरियल यहां डालेगा। तो ये एक ऐसा ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है जिस ट्यूब से इधर से इधर से इधर से इधर से नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक नेफ्रॉन यहां से जुड़ा है तो दूसरा यहां से जुड़ा है, तीसरा यहां से जुड़ा है, हमारा वाला नेफ्रॉन यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे सारे नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन इस ट्यूब से जुड़े हुए हैं और ये ट्यूब क्या करता है, सबके मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसने भी जो बनाया वो उसमें डाल दिया, उसने भी जो बनाया उस नेफ्रॉन ने यहां से, यहां पर भी एक नेफ्रॉन लगा होगा, जो नेफ्रॉन यहां बनाता है वो मटेरियल वो यहां डाल देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सबके मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल आपके पास कितने नाम हो गए, सारे नाम बच्चों हम रिवीजन करेंगे। आप देखिए इसमें हमारा पहला नाम क्या है, फर्स्ट आप इसमें क्या देख रहे हैं, फर्स्ट है हमारा बाउमन कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया पहला नाम, याद करिए बाउमन कैप्सूल। और आपने सिर्फ बाउमन कैप्सूल मतलब यहां से लेकर के इस ट्यूब से लेकर के इस ट्यूब तक आपने स्ट्रक्चर ध्यान दिया है, इसको ही पढ़ा है, तो सिर्फ अभी हम इसी पर फोकस करेंगे, ज्यादा इधर उधर दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा ये बाउमन कैप्सूल। दूसरा हमको क्या याद करना है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हेनले लूप। चौथा हो जाएगा एसेंडिंग हेनले लूप। पांचवा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और छठवां है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो टोटल हमने 6 नाम याद किए हैं, एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग हेनले लूप, एसेंडिंग हेनले लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो बार बार इसको बोल करके हमको प्रैक्टिस करना है, ओके। अब देखिए ट्यूब वाला पोर्शन हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं ये जो रेड से ये जो बना हुआ है ना वेसल्स, इनके बारे में, ठीक है ना। जो ब्लड कैपिलरीज बनी है ना, इस ब्लड कैपिलरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए ये जो हमारा यहाँ से एक ट्यूब आप देख रहे हैं, रेड कलर का ट्यूब, ठीक है, ये आ रहा है, ये ब्लड लेकर के आ रहा है ना। यहाँ से ब्लड लेकर के आता है, लाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज का पूरा गुच्छा होता है, यानी कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, यहाँ पर पतले पतले पतली पतली बहुत बारीक पाइप यहाँ पर है, उन पाइप का पूरा क्या है, यहाँ पर एक पूरा बंच है, पूरा गुच्छा है, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से इसके थ्रू आता है, उसके बाद इस पूरे गुच्छे में जाता है, जो पतली पतली पाइप का पूरा जो एक गुच्छा बना हुआ है ना, इसमें जाता है। उसके बाद वापस से ब्लड जो है एक पतली पाइप में निकल आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो पाइप है जो कि इस नेफ्रॉन को ब्लड पहुंचाने जा रही है, ठीक है, इस नेफ्रॉन को जो ब्लड देने जा रहा है ये पाइप, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। तो जो ब्लड लेकर के आ रहा है ये पाइप कहलाती है एफरेंट आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या है, आर्टरी जो होता है ना वही और जाकर के आगे बारीक होता जाता है और पतला होता जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टरियोल्स कहते हैं। और ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स जो आ रहा है, एक बार इस एफरेंट आर्टरियोल्स को आप देखेंगे तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस वाले में, इस पाइप में और इस पाइप में आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ये पाइप आपका थोड़ा चौड़ा है, ठीक है ना, इसके अंदर का जब ल्यूमेन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, इसके अंदर का जो हम ल्यूमेन देख रहे हैं
ये ल्यूमेन, तो ये क्या है, पतला है, ठीक है ना, थोड़ा कम है इसका ल्यूमेन। तो ये वाला जो ब्लड लेकर के आ रहा है इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, और ये क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, मतलब इसका ल्यूमेन क्या होता है, ज्यादा होता है, ओके। और ये क्या होता है, इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है, ये नैरो है, यानी कि अंदर का जो ल्यूमेन है वो क्या है, कम है। तो जो ब्लड लेकर के आ रहा है इसको ला करके ब्लड देगा, इस बाउमन कैप्सूल को, इस नेफ्रॉन को जो ब्लड ला करके देगा उसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल्स। क्या कहेंगे बच्चों इसको, एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स से ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद ये जो पूरा गुच्छा है, ठीक है, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, मैंने आपको बताया कि पतली 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 कैपिलरीज होती है, उनका पूरा बंच तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ये उसके बाद देखिए, अब ट्यूब की हम बात करें तो हमने इसमें कितने नाम याद किए, पहला है हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स, दूसरा हो गया ये ग्लोमेरुलस जो पूरा बंच है, बंच वापस से फिर एक पतले से ट्यूब में चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल्स। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स है और ये इफरेंट आर्टरियोल्स है, एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स। यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल्स क्या है, वाइड है, और इफरेंट आर्टरियोल्स क्या है, नैरो है। और इसका वाइड होना, इसका नैरो होना, ये एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि इसको ऐसे ही बना दिया गया वाइड और इसको ऐसे ही नैरो बना दिया गया है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी टेक्निक यूज की गई है। तो इसके बारे में अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे, तब हम देखेंगे कि ये वाइड क्यों है और ये नैरो क्यों है। अब उसके बाद देखिए ये वाला नाम है ना, ये क्या हो गया, इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट आर्टरियोल्स आगे आकर के पूरे पतले पतले इस तरीके से पतले पतले कैपिलरीज में चेंज हो करके, है ना, बहुत बारीक इसका आप देख रहे हैं जो ये आर्टरियोल्स है ना, ये इस आर्टरियोल्स का पूरा ब्रांचेस इस ट्यूब को चारों तरफ से कवर कर रखा है, ठीक है, चारों तरफ से ये क्या करेगा, इसको कवर करके रखता है, ठीक है, हर तरफ। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आपको इसको आप कैसे भी बनाइए, ठीक है, बस इसको चारों तरफ से घुमा घुमा करके क्या करना है कि ऐसा आपको कवर करना है कि हर पोर्शन पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहां है वहां पर भी आपको ये वाली वेसल्स दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना। इफरेंट आर्टरियोल्स जो आ रहा है ना, उस इफरेंट आर्टरियोल्स के ब्रांचेज आपको यहाँ दिखने चाहिए। हेनरी लूप यदि है तो हेनरी लूप के पास में भी इसके ब्रांचेज आपको दिखने चाहिए कि हेनरी लूप को भी आसपास, तुम हेनरी लूप तुम यहाँ हो तो तुम्हारे आसपास हम भी यहीं पर मौजूद है, ठीक है, तो यहीं पर ये दिखना चाहिए। वापस ये आगे आता है, अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी चारों तरफ से इसने घेर रखा है कि तुम यहाँ हो, ठीक है, हम भी यहीं इर्द गिर्द है, ठीक है ना। तो ये इसको चारों तरफ से कवर करता है और यहाँ से होते हुए ये निकल जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से होते हुए निकल जाता है। अब आपने इसका नाम देखा, इसमें क्या क्या है बच्चों, पहला है हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद क्या दूसरा नाम है, ग्लोमेरुलस, तीसरा क्या है, इफरेंट आर्टरियोल्स, बस। उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल्स ने चारों तरफ से पूरा नेटवर्क बना करके और इस ट्यूब को हर जगह से टच किया है, इस ट्यूब्स के साथ हर जगह से कनेक्शन बनाया है, यहाँ से कनेक्शन बनाया, यहाँ से कनेक्शन बनाया और यहाँ से कनेक्शन बनाया। तीन ही तो इसकी जगह है ट्यूब की, पहला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा हो गया हेनरी लूप, तीसरा हो गया हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो तीनों जगह से कैपिलरीज ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है, ठीक है ना, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, भागने कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो इसको चारों तरफ से कवर किया गया है। ओके बच्चों, क्लियर। तो ये हो गया हमारा रेड वाला जो ट्यूब आ रहा है, ठीक है ना, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स के भी हमने नाम पढ़ लिए। तो पहला मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर आपको बनाना है ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्यूब हम बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। ड्रॉ जब आप करेंगे ना तो ध्यान रखना कि ऐसे ही ड्रॉ करना है, और दूसरा हम अब करना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही ड्रॉ किया है, यहाँ से लाएंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको लाएंगे। अब इसको चाहे जैसे कवर करो, जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो डिजाइन बना दिया आपको ही वही बनाना है, आप इसको बस कवर करके रखिए कि इसको हमने चारों तरफ से कवर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब बच्चों जो ये ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमन कैप्सूल दोनों को मिलाकर के भी एक नाम होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोमेरुलस, अच्छा इसमें एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स का पूरा जो कैपिलरी नेटवर्क होता है बाउमन कैप्सूल के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमन कैप्सूल दोनों को एक साथ अगर बोलना पड़े, बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को एक साथ बोलना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं मेल्पिगियन कैप्सूल्स। मेल्पिगियन कैप्सूल्स का मतलब होता है ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल इज इक्वल टू मेल्पिगियन कैप्सूल्स, ठीक है। वापस से याद करेंगे, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल इज इक्वल टू मेल्पिगियन कैप्सूल्स।
ओके बच्चों, ये हमने स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हमको क्या देखना है, इसका फंक्शन, कि ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। ओके, अब इसका फंक्शंस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इतना बड़ा ट्यूब जो हमने जो बनाया है ये काम कैसे करता है। एक बात और आप समझ लीजिए, ये क्या होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है ना, डबल वॉल। मैंने वॉल यहीं तक बनाया है, आपको जब भी बनाना होगा आप ये इसको पूरा भी कवर कर सकते हैं, नहीं भी कवर करते हैं दिखाते हैं तो भी आपको ये चीज़ करके यहाँ पर शो तो कर ही देना है कि जो हमारा बाउमन कैप्सूल होता है ये क्या होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि सिंगल वॉल स्ट्रक्चर है या डबल वॉल स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये क्या होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे, ये इसका काम क्या है बच्चों। ये नेफ्रॉन क्या काम करता है, ये किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर है तो ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाता है, यूरिन बनाता है, ठीक है। ब्लड का जो फिल्ट्रेट होता है, ब्लड से जो भी खराब चीजें हैं उसको हम ब्लड से बाहर निकाल लेते हैं, और ब्लड से बाहर निकालने के बाद जो मटेरियल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, पानी में उतना पानी होता है जिसमें कि इन सारी एक्सक्रीटरी मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को, हार्मफुल टॉक्सिक जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, उनको घोल करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, यूरोक्रोम है, ये सब जो है वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इनको ब्लड दिया जाएगा और उस ब्लड को ये फिल्टर करेंगे। कैसे फिल्टर करेंगे, तो जब ये फिल्टर करते हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूरिन बना रहे हैं। कहाँ से यूरिन बना रहे हैं, ब्लड से। ब्लड की हेल्प लेकर के ब्लड से कुछ चीज़ें निकाल लिया इन्होंने, और जो चीज़ें इन्होंने निकाला उसी को इन्होंने नाम दे दिया यूरिन, कि ये हमने जो निकाल लिया, जो मटेरियल हम बाहर कर रहे हैं ये क्या है, यूरिन है। तो यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का बनाना, कैसे यूरिन को बनाएंगे ये, तो ये 3 प्रोसेस करेंगे बच्चों, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, इसमें ही हम देखेंगे, आसान है। ये 3 प्रोसेस करेंगे। पहला है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रीशन। अब स्ट्रक्चर खत्म हो गया, मैंने आपको स्ट्रक्चर याद करवा दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या नाम है, एक बार चाहो तो फिर से रिपीट कर लो। पहला हमारे क्या था, बाउमन कैप्सूल, दूसरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा है हमारा डिसेंडिंग एनल लूप, चौथा एसेंडिंग एनल लूप, पांचवा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, छठवां है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया इसका नाम। अब कैपिलरीज में याद करिए, जो आ रहा है ब्लड लेकर के वो कौन है, एफरेंट आर्टरियोल्स, जो कि क्या है, वाइड है। उसके बाद ये किस में जाएगा, पूरे बंच, पूरे गुच्छे में जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वापस से किस में आएगा, इफरेंट आर्टरियोल्स में आएगा, जो कि क्या है, नैरो है। बस 3 नाम, ये खत्म। और ये इसको चारों तरफ से ट्यूब को कवर कर लेंगे। ये हमारे यहाँ तक स्ट्रक्चर था। अब इसका फंक्शन है ना, तो यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप याद करिए। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि क्या होता है ये प्रोसेस। बाकी आपको मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चों क्या होता है। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही बारीक, फिल्ट्रेशन मतलब होता है फिल्टर कर देना, मतलब बारीक बारीक चीज़ों को भी छान करके निकाल देना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही काम होता है जैसे कि हम चाय को छानते हैं, चाय छानते हैं, ठीक है। चाय पत्ती छलनी स्टैंडर जो होता है, हमने टी स्टैंडर लगा रखा है, तो वो चाय पत्ती वगैरह जो मटेरियल है वो ऊपर ही रह जाता है, वो छन करके मटेरियल जो चाय है जो यूज़ करना है वो जो है वो कप में चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स, ये ब्लड इसमें से आता है, ठीक है। ब्लड इसमें से जिस इतना ये मोटा पाइप है तो ब्लड आ रहा है जिस स्पीड से आ रहा है। अब हम बात क्या समझने जा रहे हैं कि ये मोटा, ये वाइड क्यों होता है, ये नैरो क्यों होता है। देखिए इसका टेक्निक, वाइड इसलिए है क्योंकि ब्लड यहाँ तेजी से अधिक अमाउंट में ब्लड आ रहा है, बट ये यहाँ पर क्या है कि काफी कैपिलरीज का एकदम बारीक नेटवर्क है, ठीक है ना, काफी बारीक नेटवर्क है। और फिर यहाँ पर ये बारीक हो गया है, पतला है, ये नैरो है, इसका ल्यूमेन कम, इसका ल्यूमेन ज्यादा। तो जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड यहाँ से निकल नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ मोटी पाइप से ब्लड जा रहा है और यहाँ पाइप क्या कर दिया गया है, पतला कर दिया गया है। यही तो टेक्निक है, यही तो मेन लॉजिक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जिस प्रेशर के साथ यहाँ से जा रहा है उस प्रेशर से ब्लड यहाँ पर निकल नहीं पाता। तो ये इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड का एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रेशर देना था,
ठीक है, प्रेशर देना था। जैसे कि छलनी में जब आप कप आपने लिया है, ठीक है ना, उसके ऊपर स्टैंडर लगा रखा है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें से चाय जल्दी पास हो, मान लो ऊपर भर गया पूरा चाय, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा उसको अगर आप ठक 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 यूं करते हैं, हिलाते हैं, या कप के ऊपर ये ऐसे ऐसे उसको अगर करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, चाय जल्दी नीचे आता है। यानी कि आपने क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम काम होता है। यहाँ पर एक प्रेशर बनाया जाता है ना, एक दाब बनाया जाता है, दबाया जाएगा ताकि इसमें से चीजें छन करके इसमें गिरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, और उस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए इसका मोटा होना और इसका पतला होना जरूरी था, ताकि यहाँ से जिस फोर्स से ब्लड आ रहा है, जिस प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है, उस प्रेशर के साथ ब्लड निकल ना पाए। और ग्लोमेरुलस से, और यहाँ पर बारीक ये है, ठीक है, बारीक बारीक है, ताकि यहाँ से ब्लड इसमें से छन करके निकले। ठीक है ना, तो पतले पतले रास्तों से इनको भेजा गया है ताकि यहाँ से ये छन करके निकले, और यहाँ पर क्या हो, एक प्रेशर एक्सर्ट किया गया है मटेरियल को छानने के लिए। अब जब यहाँ पर ब्लड आता है तो इसमें से छन करके कुछ चीजें ब्लड से, और ब्लड की ये जो पतली पतली बारीक जो कैपिलरी नेटवर्क है वो, और ये बाउमन कैप्सूल की जो वॉल है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, ऐसा कि ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही वॉल है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ब्लड से कुछ चीजें छन करके और किस में गिर जाती हैं, इस बाउमन कैप्सूल में। ठीक है, इस बाउमन कैप्सूल में आ गई, क्या क्या चीजें छन करके आई, सॉल्ट्स आ गया। ये सॉल्ट्स कहाँ था बच्चों, ब्लड में था। ये सारी चीजें जो गिर रही हैं वो कहाँ से गिर रही हैं, ब्लड से आ रही हैं। तो ब्लड से छन करके सॉल्ट गिर गया, ब्लड से छन करके ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर। ठीक है, ये सब कुछ चीजें जो है, इसमें से क्या नहीं आएगा बच्चों, इसमें से आरबीसीएस नहीं आता है। ठीक है, तो आरबीसीएस, ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पसेस जो है, ये सब चीजें इसमें से नहीं आ रही हैं। ये इतने मटेरियल है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर मटेरियल बताया, ये इतने मटेरियल क्या होते हैं, छन करके इसमें गिर जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। एक सेकंड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, छन करके इसमें आना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही बारीक, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर कर देना, बहुत बारीक सी चीजों को छान करके निकाल देना। तो ब्लड से ही छन करके बहुत सारी चीजें इस बाउमन कैप्सूल में गिर गई। ठीक है, छन करके क्यों गिरी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर लगाया गया था, दबाया गया था, ब्लड यहाँ से आ रहा है और एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से छन करके उसमें से चीजें इसमें आ जाती हैं। जो छन करके चीजें इसमें आई, इनको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। और ये हमारा पहला अहम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, यहां पर जो ये काम हुआ इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसको यहां पर देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है, बाउमन कैप्सूल में होता है। ठीक है, ये क्या है, यूरिन फॉर्मेशन में ये फर्स्ट स्टेप है, पहला हमारा काम यही होता है। इसका मतलब क्या होता है, छानना। ठीक है ना, बारीक सी चीजों को ब्लड से छान करके कुछ चीजों को बाहर निकाल देना। ठीक है, और इसमें छन करके कहां से कहां आती हैं चीजें, तो कैपिलरीज से, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज से छन करके चीजें किस में आ गई, बाउमन कैप्सूल में आ गई। यानी कि ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। तो ग्लोमेरुलस से यहाँ ब्लड कैपिलरी से चीजें छन करके और किस में आ गई हैं, कैपिलरी से नेफ्रॉन के अंदर हमारा फिल्ट्रेट आ गया। यानी कि ब्लड से कुछ चीजें निकल करके इधर आ गई हैं। ओके बच्चों, तो ये पहला हमारा प्रोसेस डन हो गया, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ आएंगे, इट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, है ना, दूसरा स्टेप। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो चीजें ये छन करके आई हैं बच्चों, ठीक है, अब यहां से ये आगे की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, अब जब ये चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी तो इनको यहां से आगे, यहां से हो करके और कलेक्टिंग डक्ट में डालने से पहले एक बार इस मटेरियल को चेक किया जाएगा कि क्या जो ब्लड से चीजें आई हैं छन करके, क्या वो सारी की सारी चीजें खराब हैं, वेस्ट हैं, जिनको उठा करके कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाए और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, उसका क्या किया जाएगा, शरीर इसको रीचेक करता है ना, एक बार वापस इसको चेक करेगा कि क्या सभी चीजें ही वेस्ट हैं या कुछ अच्छी चीजें भी चली गई हैं। तो चेक करने में जब यहां पर टेस्ट किया गया तो पता पड़ा नहीं, कुछ अच्छी चीजें भी ब्लड से निकल करके बाउमन कैप्सूल में आ गई हैं। और इस तरीके से अगर छन करके जो भी चीजें छनी, आंख बंद करके अगर उसको यहां से निकाल करके कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया गया और कलेक्टिंग डक्ट ले जाकर के अगर ये इसको यूरेटर में डाल देता है ना, राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर में, तो फिर वहां से क्या होगा, ये पहुंच जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अगर ये अच्छी चीजें भी
नहीं, आंख बंद करके हमने काम किया तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमारे शरीर से बार बार यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसलिए शरीर ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है, इसको वापस से रीचेक करता है कि एक बार चेक तो कर लो कि सब सही है या नहीं। तो रीचेक में हमने क्या पाया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स थे ब्लड में जिनका होना जरूरी है। इन सॉल्ट्स का शरीर के अंदर होना जरूरी है, वो भी यहाँ से फिल्टर होकर के चले गए। जब प्रेशर दिया ना हमने, तो हमने ये नहीं देखा कि क्या चीज़ें फिल्टर हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं क्या जा रही हैं, क्या नहीं जा रही हैं। जो खराब चीज़ें थी उनको तो जाना था, ठीक है ना, यूरिया को तुमको निकालना ही है, यूरिक एसिड को तुमको निकालना ही है, बट उसके साथ साथ सॉल्ट चला गया जो हमारे काम की चीज़ थी, उसके साथ ग्लूकोज चला गया जो हमारे काम की चीज़ है, उसके साथ वाटर चला गया, बहुत सारा पानी चला गया, ब्लड से निकल गया जो हमारे काम की चीज़ है। तो जब हमने रीचेक किया तो हमको पता पड़ा कि इन सारी चीज़ों को हमको वेस्ट नहीं करना है, इसको हम शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से हमने ये ग्लूकोज बनाया है, इस तरीके से ग्लूकोज को वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अब क्या किया जाएगा कि इनको कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है ना। ये इफ्रेंट आर्टेरियोल्स कहता है कि परेशान होने की बात नहीं है, मैंने चारों तरफ से इस नेफ्रॉन के ट्यूब को, इस ट्यूब्यूल्स को घेर रखा है चारों तरफ से, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो ये कहां तक जाएगा, कहां तक भाग के जाएगा, यहां तक जाएगा ना। मैंने इसको चारों तरफ से घेर रखा है और कहीं से भी इस मटेरियल को हम निकालेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक है। कहां ले लेंगे वापस इसको हम ब्लड में ले लेंगे, है ना। तो इनकी बात हो जाती है, देखो यहां से ये गिरा, ये कहता है ओहो ये सारी चीजें भी चली गई। आगे कौन है, इफ्रेंट कहता है टेंशन मत लो, मैं आगे जा रहा हूं ना तो मैं उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। अब यहां से ये मटेरियल आए, यहां से क्या किया जाएगा, ग्लूकोज को, जो भी अच्छी चीजें हैं बच्चों, उन अच्छी चीजों को इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकाल करके और वापस इस ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो मटेरियल को वापस यहां से निकाला और इसमें डाला, यहां से निकाला इसमें डाला, यहां से निकाला इसमें डाला। कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारा, डिफ्यूजन। आपसे पूछा जाएगा किस प्रोसेस के तहत ये काम हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से इसमें से जो भी अच्छी मटेरियल थी ना उसको वापस से निकाल करके, और इफ्रेंट जो उसको चारों तरफ से कवर कर रहा है, फ्रेंड ने बोला था ना कि मैं ले लूंगा, टेंशन की बात नहीं है ना। तुम्हारे से मिस्टेक्सली अगर यहाँ पे गिर गया है बाय मिस्टेक तो कोई बात नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ और इनको मैं कवर करते हुए जा रहा हूँ, तो रास्ते में जहां जहां जो भी मिलेगा उससे वो चीजें ले लूंगा। तो यहाँ इसमें लगभग 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सब चीजें जो है ना, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है उनको यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 70 to 80% तो रीएब्जॉर्प्शन यहीं से हो जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकाला और ब्लड में डाल दिया, ठीक है। अब ब्लड जो है वो रिलैक्स हो जाता है कि चलो इतनी चीजें तो कवर हो गई जो फालतू गई थी ना, तो इसमें से सारा अब यहाँ से जो फालतू चीजें हैं वो तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ग्लूकोज वगैरह, सॉल्ट्स है ना, वाटर, इन सब चीजों को यहां से निकालने की कोशिश में लग गए हैं और 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहीं पर डन हो जाता है, ठीक है। अब देखो आगे अगर और भी कुछ छूट गया है ना, कहते हैं अरे 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 वो वाटर तो गया है ना, मान लो कि यहां से पानी भी जा रहा है, सॉल्ट जा रहा है, तो ब्लड कहता है ओहो ये चीजें तो जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इफ्रेंट आर्टेरियोल्स नो प्रॉब्लम, इसको भी मैं कवर कर रहा हूं। तो हेनले लूप से ज्यादा H2O और NaCl का अब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन, वापस से इसको ब्लड में ले लेना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। तो यहां से जो मटेरियल जा रहे हैं, ठीक है ना, हेनले लूप से, मोस्टली हेनले लूप से क्या रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर और NaCl। NaCl मतलब सॉल्ट यानी कि नमक, ठीक है। तो यहां पर सारे न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन बच्चों यहीं पर हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद जो मटेरियल आगे की तरफ जा रहा है हेनले लूप में, हेनले लूप के को चारों तरफ से इसने घेर रखा है, किसने, इफ्रेंट आर्टेरियोल्स ने चारों तरफ से घेर रखा है ना। यहां पर इसने क्या किया, वाटर और NaCl को इस ट्यूब से निकाला और अपने अंदर ले लिया ब्लड में, ठीक है ना, उस ट्यूब से निकाला और अपने अंदर ले लिया। तो इस तरीके से इसने यहां पर भी बहुत सारा रिकवर कर लिया, मतलब इस मटेरियल से चीजों को कुछ यहां निकाला गया, कुछ यहां पर निकाल लिया गया, और कुछ जो बचा हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी यही काम किया गया। यहां से भी NaCl और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी कि वापस लेकर के कहां डाला जा रहा है, इस रेड वाले ट्यूब में। आप समझ रहे हैं ना, इफ्रेंट आर्टेरियोल्स में डाला जा रहा है। जो इफ्रेंट आर्टेरियोल्स ने पूरा इसको कवर कर रखा है ना, तो इस मेन वाले ट्यूब से निकालना है हमको और इफ्रेंट आर्टेरियोल यानी कि ब्लड में वापस डालना है। ये क्या है, हमारा ब्लड है, ठीक है। यहां से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा है, ये कहां से जा रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ये पूरी पाइप तो ब्लड वाली ही है ना, रेड वाली, ठीक है। तो इस ट्यूब से निकालना है और ब्लड में हमको वापस से लेना है। शरीर इसको देना नहीं चाहता है, इसको वेस्ट करना नहीं चाहता है, ठीक है।
तो यहाँ तक बच्चों रीएब्जॉर्प्शन का कार्यक्रम हो जाता है। कार्यक्रम यहीं तक नहीं होता है, उसके आगे भी होता है। जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट भी हेल्प करता है। कलेक्टिंग डक्ट के पास जब मटेरियल आकर के गिरता है तो यहाँ ये भी एक बार वापस से रीचेक करता है कि जो मटेरियल तुमने दिया है एक बार जरा मैं देख तो लूँ कि उसमें वाटर और सॉल्ट, हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो वाटर और सॉल्ट जितना चाहिए उतना ही है या तुम ज़्यादा शरीर से निकाल रहे हो। तो यहाँ पर भी रीचेक करता है। रीचेक में पाता है कि ओहो इसमें तो पानी ज़्यादा था, नमक भी ज़्यादा है ना, इतना सारा हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो उस वाटर और उस सॉल्ट को भी ये देखो यहाँ से निकाल करके और ये हेनले लूप में डाल देता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के पास में ये चीज़ें नहीं है। कौन सा, इफरेंट आर्टरियोल्स जो है उसने तो इसको कवर कर रखा है ना। ठीक है, पुलिस ने कहाँ तक घेरा कर रखा है, यहाँ तक घेरा कर रखा है। ठीक है, इसको तो कवर किया नहीं, इसको तो घेरा नहीं है। तो ये क्या करता है कि अपना NaCl और वाटर, ठीक है, सॉल्ट्स और वाटर जो इसमें था वो इसमें से निकाल करके हेनले लूप में डाल देता है। ठीक है ना, जो ये हेनले लूप है ना, इस हेनले लूप को दे देता है। कहता है कि तुम्हारे आसपास तो ब्लड है ही, ठीक है, तो यहाँ इसके आसपास से तो ये गुजर रहा है, ठीक है ना, इसको तो घेर रखा है, तो ये हेनले लूप में डाल देगा। और हेनले लूप का तो काम ही यही है। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर और NaCl को इसमें से निकाल करके और इसमें डाला जाता है। तो हेनले लूप से तो इसी चीज को तो रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो हेनले लूप में जो पहले से वाटर और NaCl था उसको तो रीएब्जॉर्ब कर ही लिया गया। बाद में कलेक्टिंग डक्ट ने भी जो डाला था उसको भी रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में ले लिया जाता है। इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर वेस्टेज नहीं होता है। यानी कि अब इस ट्यूब के अंदर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, ये जो फाइनली मटेरियल है, इस मटेरियल में उतना ही पानी है जितने पानी में यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको घोल के शरीर से बाहर निकाला जा सकता था। यानी कि बहुत सारा वाटर, बहुत सारा पानी, बहुत सारा सॉल्ट्स, बहुत सारा ग्लूकोज, इन सब चीज़ों को शरीर से बाहर वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसको वापस से ब्लड में ले लिया गया है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, ट्यूब्यूल्स में होता है ना। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब्यूल्स, सारा एक्शन कहाँ हो रहा है, इसमें ही हो रहा है ना, इस ट्यूब के अंदर हो रहा है, ट्यूब्यूल्स के अंदर। दूसरा क्या है प्रोसेस, ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो हो चुका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, वापस लिया जा रहा है। जो तुमको छान करके दिया गया था ना, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज चली गई थी बाय मिस्टेक, वो हमको रिटर्न कर दो, है ना, वापस करना पड़ेगा, वापस कर दो। तो इसको वापस लिया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वापस लेना, है ना। तो वापस ले रहा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। तो वापस कहां से कहां लिया जा रहा है, चला गया था किसमें, ट्यूब्यूल्स में चला गया था, इस ट्यूब के अंदर चला गया था ना, ट्यूब्यूल्स में चला गया था। ट्यूब्यूल्स से इसको वापस किसमें ले लिया गया, ब्लड कैपिलरीज में, है ना। जो ये ब्लड की वेसल्स थी, एफरेंट आर्टरियोल्स, जो ये ब्लड था, ब्लड की जो पूरी जाल फैली हुई है, उस ब्लड में इसको वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लास्ट प्रोसेस बच्चों क्या है हमारा, सिक्रीशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिक्रीशन के बारे में। देखिए अब क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ बाय मिस्टेक अच्छी चीज़ें चली गई थी, उसी तरीके से बाय मिस्टेक ब्लड से यहाँ से जब छन करके, ये ब्लड यहाँ था, ब्लड से यहाँ गया, अच्छे गंदे मटेरियल को यहाँ से निकालना था कि गंदा मटेरियल, यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे गंदे मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो छन करके इसमें गिर जाएंगे और इसमें आ जाएंगे, तो इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें जो आता है उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो छन करके जब गिरना था तो कुछ अच्छे मटेरियल चले गए, खराब मटेरियल भी आए हैं हमारे शरीर में। खराब मटेरियल क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन, बहुत सारी चीजें जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो सब चीजें तो छन करके इसमें आ गई। ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक कुछ चीजें छनने से गिर गई थी जो कि इसी में रह गई। ओके, अब इफरेंट आर्टरियोल्स भी अपनी एक समस्या बताता है। कहता है कि अरे यार, यहाँ से इस ब्लड से ना इस यूरिया और इस यूरिक एसिड को तो छन करके इधर जाना था, और ये कुछ यूरिया और यूरिक एसिड तो मेरे पास ही रह गए, है ना। इफरेंट आर्टरियोल्स में ये छन के गिरे नहीं, बल्कि मेरे साथ ही आ गए। क्या किया जाए इनका, है ना। तो उस समय पर ये ट्यूब्यूल्स जो है ये कहता है कि मैं हेल्प करूँगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जिस तरीके से तुमने मेरी हेल्प की कि मेरे अंदर जो अच्छी चीज़ें आ गई थी उनको तुमने मेरे चारों तरफ कवर करके और मेरे में से वापस निकाल लिया, उसी तरीके से मैं भी तुम्हारे में से वो मटेरियल को वापस ले लूंगा। तो देखिए, बाय मिस्टेक यदि यहाँ पर यूरिया बचा हुआ है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक यदि यूरिया इसमें रह गया है, तो इस यूरिया को यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये इस यूरिया को वापस से इस ट्यूब के अंदर डाल देगा।
ठीक है, उसको सिक्रीट कर दिया है ना। ब्लड ने कहा ओहो ये गंदा मटेरियल तो रह गया था, जा तू चला जा, ठीक है। तो ब्लड ने गंदा मटेरियल सिक्रीट कर दिया, किसको, ट्यूब को दे दिया। ओके, तो या तो बाय मिस्टेक यूरिया यहाँ रह गया हो, उसको सिक्रीट कर दिया जाएगा, या जब रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे है ना, इसमें से अच्छी चीज़ों को जब निकाल रहे थे, ब्लड में ले रहे थे, तो बाय मिस्टेक एक गलती यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन हम गलती होगी लेकिन उसको तुरंत सुधार लेंगे। इसी को कहते हैं ह्यूमन बॉडी, इसी को कहते हैं गॉड की टेक्निक। अब क्या होगा कि बाय मिस्टेक जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा था, अच्छी मटेरियल को ब्लड में लिया जा रहा था, तो गलती से वो यूरिया भी गलती से वापस से ब्लड में आ गया है ना। तो अगर गलती से यूरिया ब्लड में आ गया है, नो प्रॉब्लम, आगे चल करके अब ये क्या करेंगे, उस यूरिया को फिर से ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। यूरिया को उठाएंगे फिर से ट्यूब में डाल देंगे। तो दो तरीके से, या तो यूरिया अगर यहाँ रह गया हो, बच के आ गया हो, इधर से निकला नहीं, बच करके इसमें आ गया, तो इस यूरिया को डाल दिया जाएगा वापस से इस ट्यूब के अंदर, सिक्रीट कर दिया जाएगा, नहीं ये तो फालतू चीजें, इसको तो फेंको, इस ट्यूब के अंदर फेंको, ठीक है। या अगर हम अच्छी चीजों को जब इसमें निकाल रहे थे, ठीक है, इसमें से अच्छी चीजों को निकाल करके ब्लड में ले रहे थे, उस दौरान वापस से यूरिया ब्लड में आ गया, तो देखिए अरे रे ये तो यूरिया आ गया है ना, इसको उठा करके वापस से उसमें डालो, ठीक है। तो वापस से उसको इसके अंदर सिक्रीट कर देंगे। ये प्रोसेस जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। क्या है बच्चों, ये सिक्रीशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे ट्यूब में क्या किया गया, यहाँ से ब्लड से खराब चीज़ों को निकाला गया, खराब के साथ अच्छी चीज़ें भी आ गई थी, तो यहाँ से जाते समय अच्छी चीज़ों को वापस ब्लड में डाल दिया गया। जब अच्छी चीज़ों को ब्लड में डाल रहे थे तो हो सकता है कुछ खराब चीज़ें भी ब्लड में चली गई हो, उस तो यहाँ से घूमते घूमते, इतना लंबा इसीलिए है ये कि घूमते 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 हमने जो गलतियाँ की, यहाँ तक आते आते सारी गलतियाँ सुधार लेंगे। तो हर अच्छी चीज़ को वापस ब्लड में ले लिया जाएगा, और बाय मिस्टेक अगर ब्लड में गंदी चीज़ें रह गई थी, यहाँ से छन नहीं पाई थी, उन चीजों को उठा करके वापस से इस ट्यूब के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, सिक्रीशन हो जाएगा। तो पहला हमने छाना, हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा हमने अच्छी चीजों को क्या किया, वापस से ले लिया ब्लड के अंदर, ये हो गया हमारा रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या हो गया, सिक्रीशन। सिक्रीशन प्रोसेस कहाँ होता है, ये भी ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है। इसमें क्या होता है, ये थर्ड स्टेप है। इसमें क्या होता है, वापस देना, जो भी खराब चीजें वह आ गई थी। सिक्रीशन का मतलब कि खराब चीजें जो ब्लड में रह गई थी या रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा वापस से ब्लड में आ गई थी, उन चीजों को वापस दे देना, ठीक है ना। वापस किसको दे रहे हैं हम, वापस किसको देंगे, ट्यूब्यूल्स को में वापस डाल देना, ठीक है। यानी कैपिलरीज से, है ना, जो ब्लड कैपिलरीज है, इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को वापस से ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर डाल देना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिक्रीशन कहलाता है, ठीक है। अब ये टोटल बनने के बाद सारा प्रोसेस हमारा हो गया। कहाँ कहाँ क्या रीअब्जॉर्ब हुआ था वो भी मैंने आपको बताया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 70 to 80% यहीं पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी ले लेना है। बट उसके बाद भी जो भी चीज़ें बच जाती हैं, वाटर और सॉल्ट वगैरह जो बच जाते हैं, तो कोई बात नहीं। ये हेनले लूप है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट है। इन तीनों से हम क्या करेंगे, वाटर और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब यहीं पर हम चेक कर लेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ कहीं सिक्रीशन करने की जरूरत तो नहीं है। जहां भी सिक्रीशन करने की जरूरत पड़ेगी तो ब्लड वापस, अगर ब्लड में कुछ खराब चीजें रह गई हैं तो वो भी इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। ये सारा चीज जो इसमें कलेक्ट हुआ है, ठीक है, एक नेफ्रॉन ने अपना मटेरियल, ये सारा काम करने के बाद, ये एक नेफ्रॉन अपना काम कर रहा है। ये एक मशीन जिस तरीके से काम करने के बाद मटेरियल को इस डक्ट में डालती है, उसी तरीके से सारी मशीनें काम करने के बाद अपने मटेरियल को इस डक्ट के अंदर डाल देंगे। और ये डक्ट जो है, फाइनली इस डक्ट ने चेक कर लिया कि अब इसमें सारी खराब चीजें ही हैं, ठीक है, ऐसी चीजें ही हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ा दिया जाता है। और इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो बन करके तैयार हुआ, ये क्या कहलाएगा बच्चों, इट इज कॉल्ड यूरिन। इस तरीके से क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन इस नेफ्रॉन के द्वारा फाइनली हो गया। तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और एक मशीन, ये एक छोटी मशीन किस तरीके से काम करती है, क्यों इस ट्यूब को इतना बड़ा बनाया गया है घुमा घुमा करके, क्यों इस ट्यूब के चारों तरफ ये ब्लड वेसल्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों इसको हमने वाइड किया है और इसको हमने क्यों नैरो रखा है, यहाँ पर ब्लड का गुच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, ताकि ब्लड थोड़ी देर ठहरे तो सही, जालियों में से जाओ, है ना, अलग अलग, मतलब इसको एडवेंचर पे भेजा जा रहा है, जालियों में से जाओ और यहाँ पर थोड़ा इसमें से ठहरो तो सही 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए ठहरोगे तो यहीं पर ब्लड का प्रेशर लगेगा और छन करके ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्यों बनाई गई हैं, है ना, वो सारा कुछ हमने देखा कि एक मशीन कैसे काम करती है और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब इस वीडियो में आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे क्या है, वो स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी करते रहिए। ओके।